कल रात को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट डाला है जिसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। उस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पदेशकियन से उनकी बातचीत हुई और मौजूदा गंभीर स्थिति पर चर्चा की गई है। बातचीत में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया है। ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी और ऊर्जा और आवश्यक सामान की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करना। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि मौजूदा हालात में क्या चीजें चल रही हैं, क्या हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बीजेपी गवर्नमेंट जो कि सब लोग हंगामा काटे रहते हैं, इराक, ईरान, इजराइल, यूएसए, इन सब के साथ में हमारी क्या पॉलिसी और हम किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को। देखिए, कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करा था जो कि कैटलिस्ट की तरह काम कर गया। इसमें नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट बातचीत की बात करी है मसूद पदेशकियन से। अब यहाँ पर देखिए, ये है ईरानियन प्रेसिडेंट। ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि टेंशन इतनी ज्यादा चल रही है। उन्होंने ये चीज बोला है कि शांति और स्थिरता बातचीत के जरिए कैसे बनाए रखी जा सकती है, इस पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। आप ये पहले वीडियो देखिए। If I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Said he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and तो welcome it. दोस्तों, असली चर्चा तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो से शुरुआत हुई। उस वीडियो में अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल डगलस मैग्रेगर कहते हैं, अगर ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को कोई देश कम कर सकता है तो वो है भारत। हाँ जी, हमारा इंडिया। आपने बिल्कुल सही सुना है। तो अब यहाँ पे डुअल मैंडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है, स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस फोकस्ड ऑन टू नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज, सेफ्टी एंड रिटर्न ऑफ इंडियन सिटीजन जो कि फंसे हुए हैं रीजन में, ड्यूरिंग द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड एसेंशियल गुड्स। तो यानी कि हम कह सकते हैं भाई, एलपीजी अभी खत्म नहीं हो रही है तो प्लीज आप लोग घर में भर भर के मत रखिए कि प्राइस उसी की वजह से और भी शूट हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो कहना है कि भारत आज एक न्यूट्रल और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर रहा है, दुनिया को इसकी भूमिका को स्वीकार करना चाहिए। अब ये सवाल ये भी उठता है कि भारत की भूमिका अचानक इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई है भाई। नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा जादू कर दिया है जो हम लोग यहाँ पर अंधभक्त का गान गाते रहते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में बढ़ते तनाव के कारण, ये रहा देखिए, जहां से तेल पास होता है, तो आजकल ये वाला जो स्ट्रेट है बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं इस। ये जो समुद्री मार्ग है, इस पे खतरा बढ़ गया है कि अब ईरान बोल रहा है कि अगर कोई शिप पास होगा बिना हमारे परमिशन के तो हम यहीं अटैक कर देंगे, धाएं। ठीक है, ईरान ने यहाँ पे चेतावनी दी है, यदि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के, ध्यान रखिएगा, ये बोला गया है कि यूएसए, अब देखो यूएसए पे तो वो वॉर कर नहीं सकता है सीधे से, क्योंकि यूएसए बहुत दूर बैठा हुआ है। तो वो क्या करेगा, यूएसए के जो अलायंस हैं, जो उसके साथ देने वाले कंट्रीज हैं, उनको वो रोक सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाज अगर इस रास्ते से गुजरने की कोशिश करते हैं तो उनको निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच में एक दिलचस्प घटना सामने आई। भारत के लिए क्रूड ऑयल लेकर आ रहा एक जहाज सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरकर भारत पहुंच गया, जबकि कई अन्य देशों के जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति नहीं मिल रही थी। और ईरान ने साफ किया है, भारत के झंडे वाले देशों में, भारत के झंडे वाले कुछ जहाजों को विशेष अनुमति दी जाएगी। और ये देशों में नहीं, देश तो हमारा एक ही है भारत, और भारत का झंडा एक ही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ताकि भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित नहीं हो। तो आपको यहाँ पर ये एलपीजी की चिंता करने की जरूरत नहीं। बताया जा रहा है कि ऐसे दो जहाज पहले भी भारत पहुंच चुके हैं। यह घटना सिर्फ एक समुद्री मार्ग की अनुबंधी नहीं है, बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का संकेत भी है। और आज स्थिति यह है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव जैसे कंट्रीज भी भारत से सहायता मांग रहे हैं कि भाई, अगर आपका शिप पास हो रहा है तो आप हमारे लिए भी सामान लेके आ जाओ मालिक। भारत ने भी कहा है कि वह अपने पड़ोसी देशों की मदद करने के लिए सकारात्मक रुख अपनाएगी। बोला जा रहा है कि देखो भाई, अगर तुम हमारा साथ दोगे आगे चल के, ये चाइना के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, हमारी बातचीत हो चुकी है ऊपर। दरअसल पिछले वर्षों में भारत ने अपनी विदेशी नीति में बड़ा बदलाव किया है। यहाँ देखिए, अगर पिछले सालों की बात करी जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होती थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो नरेंद्र मोदी जी इतना ज्यादा विदेशी दौरों पे जाते थे और हम उनके खर्चों की चर्चा करने लग जाते थे कि देखो, ये तो विदेशी दौरे कर रहे हैं, विदेशी दौरे कर रहे हैं, धीरे धीरे करके असर सामने दिखाई देता है। आज अगर हमारे
भारत में हम चिंता मुक्त बैठे हुए हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कहीं न कहीं ये उसका असर है। तो पहले भारत अक्सर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एकदम न्यूट्रल अपनी पोज़ीशन अपनाता था। भाई हमें न्यूट्रल रहना है, लेकिन अब यहाँ पर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। यहाँ पर हमारे जयशंकर जी जो हैं वो बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करते हैं कि यूएसए के साथ भी रहना है, लेकिन इतना साथ भी नहीं रहना है कि नहीं हम तो जो है बहुत रिजिड हो चुके हैं। ओके? तो कोविड के दौरान जैसे कि वैक्सीन जो मैत्री अभियान था, तुर्की में भूकंप के समय ऑपरेशन दोस्त था, वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका, इन सब से क्या हो गया? भारत की छवि को एक विश्वसनीय और जिम्मेदार देश के रूप में सामने आई है। Coming in a big diplomatic win for India, Iran is now allowing India-flagged tankers to in fact pass through the Strait of Hormuz. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers via Strait of Hormuz. तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपीआई जैसे डिजिटल प्रणाली में भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने साबित कर दिया है। इसी वजह से अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश भी भारत की बात को गंभीरता से लेते हैं। और भारत और ईरान के रिश्ते काफी पुराने हैं। यहाँ पर सब हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये रहा चाबहार, ओके। भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट के विकास में निवेश किया, जिससे दोनों के देश के बीच में रणनीतिक संबंध मजबूत हुए। इसी विश्वास का परिणाम है जब कुछ समय पहले एक जहाज में भारतीय क्रू मेंबर्स को रोका गया था, तो भारत के विदेश मंत्री की बातचीत के बाद ईरान ने सहयोग का भरोसा किया था। दूसरी तरफ भारत ने हमेशा ही स्पष्ट किया है कि वह एक वैश्विक गुट के पीछे नहीं चलेगा, अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेगा। यही संतुलन नीति आज भारत को एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका में लेके आ रही है। और आज की स्थिति यह है कि दक्षिण एशियाई के बहुत छोटे से जो देश हैं वो भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। जब श्रीलंका आर्थिक संकट में था, तब भारत ने $4 बिलियन की सहायता देकर उसकी मदद करी। इसी तरह से भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देशों को ऊर्जा, बिजली और जरूरी सामान उपलब्ध करा रहा है। ग्लोबल स्तर में भी भारत की भूमिका बढ़ रही है। G20 सम्मेलन में बटी हुई दुनिया को एक मंच पे लाना, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ये कहना कि यह युद्ध का युग नहीं है, ये सभी भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को दिखाता है। दोस्तों, आज दुनिया ये मानने लगी है अगर किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में बातचीत और मध्यस्थता का जरिया समाधान निकाला जा सकता है, तो उसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी कि अगर भारत बोलेगा तो भाई काम हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में कोई दादाजी बोलते थे, तो उनकी वजह से काम हो जाता था। तो वही चीजें आज सामने आ रही हैं कि अगर इंडिया सामने आएगा तो हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. और अब यही सवाल है, क्या भारत सच में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को कम कराने में भूमिका निभा पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत किसी बड़े समाधान को की दिशा में एक कदम लेके जाएगी? आप क्या सोचते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? भारत के डिप्लोमेटिक जितने भी बैठे हैं, अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।